हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम हमारी 12वीं कक्षा का अध्याय 20वां पढ़ रहे हैं अभी, हाँ या ना। तो अब हम देख रहे हैं हमारा भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे गोबर एवं गोबर गैस के बारे में। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी हर पार्ट में। आपको पता है कि हम अभी जैव ऊर्जा के वो स्रोत पढ़ रहे हैं जहाँ से हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होगी। बायोमास हम पढ़ चुके हैं, कास्ट हम पढ़ चुके हैं, थर्ड वन हम पढ़ रहे हैं गोबर एवं गोबर गैस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। सो स्टार्ट करें हम अपना काम। गोबर अथवा गोबर गैस, यानी कि गोबर से हमें मिलेगा, डंग से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलने वाली है, एक गैस मिलने वाली है जो हम एक एनर्जी के तौर पे, एक ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। हमारे देश की 70% आबादी गांवों में निवास करती है और रियली आई लव विलेजेस बिकॉज ऑफ इतनी शांति, इतना अपनापन, इतना साधारण जीवन वहाँ पे जिया जाता है, हम बता नहीं सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल हम गोबर गैस के बारे में बात करेंगे। तो गांवों में निवास करती है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पशुधन है। क्या है? बिकॉज ऑफ गांव है, खेती बाड़ी होगी तो जानवर भी होगा। हाँ, जानवर होंगे तो वो अपना जो एक्सक्रीट करेंगे, गोबर जो एक्सक्रीट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें उससे मिलने वाली है। पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग सामान्यतः कंडे बनाकर जलाने में, मैंने भी बनाया कंडा 2-3 बार नानी के घर जाकर के, बहुत मज़े आते हैं। तो जो गोबर होता है उसको धूप में ऐसे थाप लेते हैं और धूप में सुखा देते हैं। थापना एक वर्ड गांव वाला है, मैं यूज़ करती हूँ। सामान्यतः कंडे बनाकर जलाने के रूप में अपन करते हैं। कंडा अपन नवरात्रों में भी जलाते हैं, हाँ या ना। कंडा अपन छाने भी बोलते हैं अपन, है ना। कंडे के साथ साथ इसको छाने भी बोलते हैं, जो कि हम बेसिकली जलाने में, भोजन बनाने में यूज़ करते हैं, या फिर कहीं अपन कैंप फायर करते हैं तो भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन जो पूजा पाठ में भी कंडों का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो काऊ डंक होता है वो गंदी चीज़ है। देखो, अपन पूजा सामग्री में भी इसका यूज़ कर रहे हैं, यज्ञ करने में भी यूज़ करते हैं, है ना। जलाने के रूप में किया जाता है। सभी इसका सदुपयोग जैविक खाद बनाने एवं गोबर गैस उत्पादन में भी किया जा सकता है। तो इसका उपयोग बेसिकली अब अपन क्या करेंगे, जो गाँव का जो गोबर है, जो पशुओं का जो गोबर है, उसका उपयोग अपन क्या करेंगे, अब उससे गैस बनाने में करेंगे, जो हमें ऊर्जा की खपत को कम करने में हमारे लिए उपयोगी होगी। गोबर से उत्तम खाद बनाने के लिए इस उपयुक्त आकार में क्या करते हैं, गड्ढों में नियमित रूप से भरा जाना चाहिए। यदि अपन को गोबर गैस बनानी है तो अपन क्या करेंगे, अब देखो, अभी जैसे अपन आगे पढ़ेंगे तो अपन को क्या करने का, एक जगह लेनी पड़ेगी, फिर उसमें बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़ेंगे, जो भी उपकरण, है ना। लेकिन गोबर गैस प्रोडक्शन में हमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना बच्चों। हमें क्या करना है, इसी के अंदर जो गड्ढे होते हैं गाँवों के अंदर ही, वहाँ पर किसी भी भूमि में अपन गड्ढा बनाएंगे, वहाँ पर उस गोबर को इकट्ठा करते जाएंगे, ठीक है। उस गोबर को इकट्ठा करने पर उसमें प्रेशर लगेगा, ठीक है, वायुदाब लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो उस प्रेशर से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, जो कि गोबर गैस कहलाती है, जो हम पढ़ेंगे अभी। ये सिर्फ एक सारांश था कि हम कर रहे हैं क्या वाले। हम क्या करते हैं, गड्ढा होता है और इसके अंदर गोबर जो है, कचरा जो है, इकट्ठा करता जाते हैं। कर लिया। गड्ढा ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए, इसकी गहराई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तो ऊंचे स्थान पर बनेगा, पहली बात। दूसरी, जो इसकी गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1 मीटर, 1 मीटर की इसकी डेप्थ होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों की, कुछ जीवाणु, देखो बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका किण्वन, फर्मेंटेशन, किण्वन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी तो करेंगे। कुछ फर्मेंटेशन का मतलब है बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में, या बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ठीक है। जब फर्मेंटेशन करेंगे तो उससे उत्पादित गैस हमें बायोगैस कहलाती है। क्या कहलाती है? बायोगैस। भारत में बायोगैस उत्पादन के लिए सामान्यतः गोबर का उपयोग किया जाता है। कई गांवों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए गोबर गैस संयंत्र संचालित किए जाते हैं। तो गोबर गैस संयंत्र बनाएंगे, अभी मैं बनाऊंगी, आपके लिए बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
ये केवल ऊर्जा प्राप्ति का सस्ता स्रोत ही नहीं है, वरन ये प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण बच्चों। इसीलिए ये जो हमारा गोबर गैस जो प्रोडक्शन है उस पे हर कोई जो है वो अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ईजी टू यूज़ है ना, हम इजीली बना सकते हैं, हर कहीं बना सकते हैं गाँवों के अंदर, ठीक है। कोई अलग से जगह लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अलग से इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, प्रदूषण भी कम हो रहा है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाँ या ना। गोबर गैस संयंत्र से अवायवीय किण्वन 3 चरणों में होता है, ठीक है। पहले एक बार समझ लो, फिर अपन एक वो पूरा बनाऊंगी, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है वो भी समझाऊंगी, ठीक है। तो 3 चरणों में क्या होता है, अवायवीय यानी कि एनएरोबिक जो कंडीशन है, एनएरोबिक यानी कि जहाँ पर वायु का अभाव होगा, ठीक है। एनएरोबिक फर्मेंटेशन, अवायवीय किण्वन होगा, उसमें 3 स्टेप्स होंगे, 3 चरण होंगे। कौन कौन से? प्रथम चरण में क्या होगा, अवायवीय विकल्पी जीवाणु, जो जीवाणु होंगे वो क्या होंगे, एनएरोबिक होंगे, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, इनको सरल पदार्थों में अपघटित कर देंगे, फर्मेंटेट कर देंगे, बड़े कण हैं छोटे कणों में विभाजित कर देंगे। कौन से? अवायवीय जीवाणु जो कि कार्बनिक पदार्थों, सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देंगे। द्वितीय चरण में क्या हुआ, जीवाणु आंशिक वायवीय व आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा, यानी थोड़ा सा गैसियस फॉर्म वाला और थोड़ा जिसमें गैस या फिर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एयर की, ठीक है, सरल पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्लों में, फिर क्या हुआ, जब वो छोटे छोटे कण में विभाजित हो गया तो कुछ तो आंशिक रूप से वायु की जरूरत पड़ रही है, एयर की जरूरत पड़ रही है, कुछ में वायु की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर वो क्या करेंगे, इनको कार्बनिक पदार्थ में क्या करेंगे, अब कार्बनिक अम्लों में चेंज कर देंगे, अन्य में एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और कुछ पार्ट एसिटिक अम्ल बनकर के प्रेजेंट हो जाता है। तृतीय चरण में मीथेन बैक्टीरिया द्वारा एसिटिक अम्ल को, फिर जो एसिटिक अम्ल आएगा, ठीक है, उसको ऑक्सीकृत कर देगा, ठीक है। संयंत्र में शेष बचे पदार्थ स्लरी को सुखाकर खाद के रूप में भी लिया जाता है। 3 चरण हमने देखे। अब बायोगैस की क्षमता ये यहाँ तक छोड़ दो, अब अपन क्या लेंगे, सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस हुई। तो आप देखोगे जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुई गोबर गैस निर्माण में, गोबर गैस निर्माण में, या फिर बायोगैस भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस में अपन ने क्या किया, जो भी अपने मतलब जैसे ये हम बोलेंगे कि जो भी अपने ये थे सेलुलोज, है ना, सेलुलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज, है ना, सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज को क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर दिया। अब क्या हुआ, जो दूसरा प्रोसेस है वो है हमारा एसिडोजेनेसिस, ठीक है, एसिडोजेनेसिस, ठीक है। एसिडोजेनेसिस में क्या होगा बच्चों, देखो एसिडोजेनेसिस यानी कि जो भी छोटे छोटे कण हैं, है ना, ये जो भी छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, इनको क्या हुआ, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एसिड या फिर हम बोल रहे हैं अम्ल में बदल दिया। अब थर्ड जो पॉइंट है वो हो गया हमारा एसीटो, अब एसिडो नहीं है, एसिटोजेनेसिस। अब एसिटोजेनेसिस के दौरान क्या हुआ, जो ये एसिड्स हैं, है ना, ये जो एसिड्स हैं, इन एसिड को एसिटिक अम्ल में चेंज कर दिया, एसिटिक अम्ल में, ठीक है, एसिटिक अम्ल में चेंज कर दिया। लास्ट वन जो है वो है मीथेन, मिथेनोजेनेसिस,
मिथेनोजेनेसिस में क्या हुआ, ये जो एसिटिक अम्ल बने हैं, है ना, ये जो एसिटिक अम्ल बने हैं ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चार बातें हमने देखी, चार प्रोसीजर अंदर होते हैं उस गड्ढे में। पहले क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो बड़े बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं उसको हमने क्या करा, छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया। एसिडोजेनेसिस में हमने क्या किया, उस छोटे छोटे कणों को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। फिर एसिटोजेनेसिस में क्या होगा, उस एसिड को एसिटिक अम्ल में चेंज कर दिया। फिर जो एसिटिक अम्ल आया मिथेनोजेनेसिस में क्या होगा, वो एसिटिक अम्ल मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात। अब अपन एक और स्लाइड लेंगे। देखो अपन ने यहाँ पर एक बार सुन लो, है ना। प्रथम चरण में अवायवीय विकल्पी जीवाणु, यानी कि जो हमारे पास जो है एनएरोबिक जो बैक्टीरियाज हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या कर रहे हैं, सरल पदार्थों में अपघटित कर रहे हैं। हमने भी वही बोला, हाइड्रोलाइसिस। द्वितीय चरण में जीवाणु आंशिक वायवीय और आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा, यानी फर्मेंटेशन चल रहा है अंदर, बैक्टीरिया भी आ चुके हैं, सरल पदार्थों को पहले कार्बनिक अम्ल में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास, एसिडोजेनेसिस, अम्ल में बदल रहे हैं, फिर अन्य एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि एसिटोजेनेसिस पहले हुआ। देखो यहाँ पर देखो, ये जो है वो है हाइड्रोलाइसिस। अब हिंदी पीछे देख लीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस। द्वितीय चरण में हमारे पास हुआ है एसिडोजेनेसिस, ठीक है, ये वाला। और ये जो है हमारा एसिटिक वाला, इसको हम बोलेंगे एसिटोजेनेसिस, ठीक है। एसिटोजेनेसिस हो गया भैया, कुछ तो अम्ल में बदल गए और कुछ एसिटिक अम्ल में बदल गए। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तृतीय चरण में मिथेन बैक्टीरिया द्वारा एसिटिक अम्ल को मिथेन में ऑक्सीकृत कर दिया, यानी कि ये जो प्रोसीजर है वो हो गया हमारा मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसने 3 चरण बताए हैं, मैंने उधर जाकर के क्या करा, अलग अलग कर दिया। पहले जो जटिल अणु थे उनको सरल अणुओं में बदल दिया, फिर उन छोटे छोटे या सरल अणुओं को या पदार्थों को हमने क्या किया, एसिड में चेंज किया, यानी कि अम्लों में बदला। फिर इन अम्लों को हमने एसिटिक अम्ल में बदला, फिर उस एसिटिक अम्ल से हमने मीथेन प्रोडक्शन किया। क्लियर बात। अब एक और स्लाइड लेंगे। अब उस गोबर जो संयंत्र हम बनाते हैं, गोबर गैस संयंत्र, वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। मैं कुछ खास तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वो ठीक से बन जाए, ठीक है। एक बार मैं पीछे डायग्राम देख लूं, क्योंकि मैं डायग्राम में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां पर अपना क्या होगा, स्लरी होगा, ठीक है, स्लरी बोलेंगे इसको। स्लरी यानी कि अब इस स्लरी में, ये जो हिंदी में लिख देती हूं मैं, ठीक है, यहां पे होगी स्लरी, यहां से एक होगा, इसको हम बोलते हैं इनलेट, है ना, इनलेट। अभी बताती हूँ क्या क्या होगा। फिर ये होगा एक, ये इनलेट जाके खुलता है एक टैंक में, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टर टैंक, डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। हिंदी में लिख दूं, डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। इसके ऊपर मुझे पता है ये अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि ये अच्छा दिखे आप लोगों को। ये होगा हमारा गैस टैंक, ठीक है। इसके पास में ही क्या होगा, एक और टैंक होगा, इधर से यहाँ पर निकलेगी गैस आउटलेट, ठीक है। ये होगा गैस आउटलेट। डायग्राम तो तुम कहीं से भी देख सकते हो, तो बस समझने वाली चीज है वो देखना, गैस आउटलेट, ठीक है। यहां पर एक और टैंक होगा,
जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो टैंक, ओवरफ्लो टैंक, ठीक है, ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये चित्र देख लो, चित्र से ही हमें समझना है क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्लरी, स्लरी में हमारे पास क्या है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है। इस स्लरी को हमने क्या करा, पानी के साथ मिलाया, ठीक है, स्लरी को पानी के साथ मिलाया, ठीक है। ये स्लरी यहां से होती होती कहां पर जाएगी, डाइजेस्टर टैंक में, ठीक है। डाइजेस्टर टैंक में क्या होगा, इस जो भी स्लरी थी उसका अपघटन होगा, यानी कि फर्मेंटेशन होगा, वो बड़े अणुओं से, बड़े पदार्थों से छोटे सरल पदार्थों में विभक्त हो जाएंगी, ठीक है। हुआ, फिर क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया डालेंगे, बैक्टीरिया डालेंगे, तो इस जो गैस टैंक में यहाँ पर जो दबाव डलेगा, ये जो प्रेशर आएगा बच्चों, है ना, ये जो स्लरी आई, स्लरी ने इसको डाइजेस्ट किया, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया, पदार्थों में विभाजित किया। फिर यहाँ पर एक जो अपन बैक्टीरिया डालेंगे, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पर किण्वन स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे, किण्वन स्टार्ट कर दिया। किण्वन स्टार्ट करने से क्या होगा, कुछ गैस का प्रोडक्शन होगा, कुछ गैसें बनेंगी। वो गैसें कौन कौन सी होगी, वो गैसें क्या होगी, यहाँ से निकल करके यहाँ पर बाहर की तरफ जाएगी। और कौन कौन सी गैसें हैं ये हो गई हमारी CH4, ये हो गई हमारी हाइड्रोजन, फिर हमारी H2S, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक बार कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हमारी गैसेस रिलीज हो गई। अब हमारे पास गैस तो बन गई, लेकिन क्या होगा कि ये जो डाइजेस्ट करने के बाद जो कुछ पदार्थ बचे, जो अवशिष्ट पदार्थ बचे, है ना, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो क्रिया होने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बचे हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं स्पेंट स्लरी, ठीक है। अवशिष्ट पदार्थ जो स्पेंट स्लरी है, ये स्पेंट स्लरी कहाँ जाएगी, इस ओवरफ्लो में जाएगी। और इस ओवरफ्लो टैंक से हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे यहाँ पर खाद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गोबर डाल दिया, पानी के साथ मिलाया और एक लुगदी सा बना लिया, लुगदी सा बनाए, यहाँ आया, बैक्टीरिया डाला, छोटे पदार्थों में या सरल पदार्थों में अपघटित हो गई। अपघटित होने के बाद बैक्टीरिया आया, किण्वन कर रहे हैं, गैस प्रोडक्शन हो रहा है, गैस बनी, गैस आउटलेट से बाहर चलेगी। कौन कौन सी गैस बनी, मीथेन जो सबसे ज़्यादा होती है, फिर H2, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरफ्लो, अब यहाँ पर ओवरफ्लो मतलब कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच गए हैं, उनका क्या करें, उनको भी हमने क्या करा, ओवरफ्लो टैंक से निकाला और उसको खाद में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया कि गोबर गैस का जो संयंत्र है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। सबसे अच्छी गैस हमें कहाँ से मिली, मीथेन, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है मीथेन का, हम यूज़ कर रहे हैं बायोगैस के तौर पे, हाँ या ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम गोबर का यूज़ कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से चरण हैं। 4 चरण हमने देखे कि भैया जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको अपने सरल पदार्थों में विभाजित किया, फिर उसको हमने क्या किया, ये हमारे एसिडिक यानी अम्लों में विभाजित किया, फिर अम्ल से एसिटिक अम्ल बनाया, फिर एसिटिक अम्ल से हमने मीथेन प्रोडक्शन किया, ठीक है। कैसे कैसे किया, इस तरीके से किया, ठीक है। आपका अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कौन कौन से बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पर काम आए, जो मीथेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो किण्वन कर रहे हैं, ये आप मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि सही है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर बात। अब हम देखेंगे ये अपना हो गया कि बायोगैस की जो क्षमता है प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है, प्राकृतिक गैस से कुछ कम होती है। इसका कारण बायोगैस में उपस्थित 31% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि हम इसको नेचुरल जो गैसेस है उसके तौर पे नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसमें क्षमता कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन देती हैं ये। तो बच्चों यदि अपन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कम कर दें तो इसका ऊष्मा का मान जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा कुछ सुधार करें। गोबर गैस संयंत्र आपको समझ में आ गया, बैक्टीरिया आप सर्च कर लोगे, फिर मुझे बता दोगे, नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी, है ना, वो तो मुझे करना ही है।
तो जब हम गोबर गैस संयंत्र को समझ गए, प्रोडक्शन को समझ गए, तो हमें ये देखना है कि हम ऐसा क्या करें कि CO2 की मात्रा कम हो जाए। ये आप सोचो, क्या पता आप भी एज ए साइंटिस्ट बन जाओ यहाँ पर, है ना। तो आप सोचो कि ऐसा क्या करें कि CO2 की मात्रा हम कर दें कम। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों के मिश्रण से जैविक ईंधन द्वारा उच्च मान की गैसें प्राप्त की जाए, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कम दे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल स्थान पर 1961 में गोबर गैस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की। जो मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि ये सब सर्च करते रहो, कहाँ क्या काम कहाँ चल रहा है, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आज अपना गोबर गैस से हमने एनर्जी बना ली है। किस तरीके से बनाई, कितने चरण थे, आपको समझ में आए होंगे। तो आपका पूरा कार्य है, जो जो मैंने क्वेश्चन दिए वो आप मुझे आंसर करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगी, नीट की स्टडी बताना बंद कर दूंगी, जो कि अभी मुझे बोला भी नहीं गया कि नीट का आप बताएं, लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर करें, तो ही मैं आगे इस बात पे चर्चा करूंगी, अदरवाइज मैं स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।